हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया लेक्चर लेकर के आए ग्रेड 10 मैथमेटिक्स का। हमने अब तक जो है ग्रेड 10 मैथमेटिक्स का के दो लेक्चर तकरीबन कवर कर लिए हैं, दो मेन लेक्चर। एक तो हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर था और उसके बाद फिर हमने एक और लेक्चर जो हमने दिया जो कि 17.1 पर था, जिसमें हमने 17.1 के 3 सवाल किए थे और उसके बाद फिर हमने एक और लेक्चर दिया कि 17.1 के हमने बाकी तमाम सवाल किए थे। तो हमारे 17.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज जो हम लेक्चर लेकर के आए हैं वो हमारा एक्सरसाइज 17.2 है। तो 17.2 स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इसमें जब भी आप एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं तो उसके लिए कुछ इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए, कुछ थ्योरी एक्चुअली जो आपको लास्ट में पता होनी चाहिए। उसके बाद में आप वो काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो थ्योरी में हमारे पास सबसे पहले है कुछ ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस है कि जिनकी बेस पर आप एक्सरसाइज 17.2 है आपकी वो आप सॉल्व करें। क्या ऑपरेशंस है? बेसिक ऑपरेशंस है कि सेट्स में आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन है यूनियन का। इस यूनियन के ऑपरेशन को हम डिनोट करते हैं इस यू के साइन से। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है? देखिए, यूनियन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, यूनाइट कर देना, मिला देना। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई दो सेट दिए हुए, ठीक है, और हमें कहा है कि वो दो सेट का यूनियन मालूम करना है। फॉर एग्जांपल ये कि आपके पास कोई एक सेट है और उसको लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है, और फिर कोई बी सेट है और उसमें कहा हुआ है 2 2 4 5। सही है। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड आउट द यूनियन बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी का यूनियन मालूम करें। तो यूनियन का मतलब ये होगा कि जब आप ए यूनियन बी मालूम करेंगे तो आप बेसिकली कंबाइन कर देंगे दोनों सेट के एंट्रीज को, यानी इस सेट के एंट्रीज को और इस सेट के एंट्रीज को। 1 2 3 1 2 3 और फिर 4 5। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, जिन लोगों ने मेरा जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखा हुआ है सेट्स का, वो ये बात जानते हैं कि सेट जब भी बनेंगे उसमें रिपीटिशन नहीं हो सकती किसी भी एंट्री की। किसी भी एलिमेंट को आप दोबारा रिपीट नहीं करवा सकते। यानी अगर 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी है तो 2 एक बार आएगा खाली। जब आप कंबाइन करेंगे, जब आप यूनियन बनाएंगे तो यूनियन में जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा वो रिपीट होने वाला एलिमेंट खाली एक बार आएगा। अब आ जाए इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन के साइन को हम देखें, इंटरसेक्शन का साइन कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, इसको आप पॉइंट यूं समझ लें। और इंटरसेक्शन का हम क्या करते हैं, बेसिकली अगर हम इन्हीं दोनों में से बात करेंगे, ए और बी, हमारे पास कोई भी दो सेट है और हमें इसका ए इंटरसेक्शन की मालूम करना है, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? कॉमन तलाश करते हैं। यानी दोनों सेट में जो भी एलिमेंट कॉमन होगा, जो भी एलिमेंट सेम होगा, वो एलिमेंट बेसिकली आप इंटरसेक्शन में मालूम करते हैं। यानी अगर हम इन ए यूनियन ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन मालूम करें तो इसमें क्या चीज सेम है? इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है। इसका मतलब इसका जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा? तो ये इसका क्या आ गया? इसमें इंटरसेक्शन यूनियन में हमने क्या किया? कंबाइन किया, और ऐसी चीज की जो सेम थी या कॉमन थी उसको आपने एक बार लिखा और बाकी कंबाइन कर दिया। अच्छा, यूनियन में जब भी आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने में एक चीज का ध्यान रखेंगे, वो क्या कि जब आप कंबाइन कर रहे हैं तो हमेशा ऑर्डर को फॉलो करेंगे। यानी जैसे मैंने आपने दोनों कंबाइन किया तो 1 2 3 4 5 मैंने ऑर्डर को फॉलो किया। ऐसे अगर ए बी सी और डी एफ आ जाए तो आप लिखेंगे ए बी सी डी की है। कभी भी गलती नहीं करेंगे, बी पहले लिख दिया, सी पहले लिख दिया या ए बाद में लिख रहे हैं, गलती नहीं करेंगे, हमेशा ऑर्डर में लिखेंगे। दूसरी पॉइंट ये है कि जो चीज सेम होगी उसको एक बार लिखेंगे, यूनियन करके काम करेंगे। इंटरसेक्शन में जो चीज सेम होगी आप खाली उसको मालूम करेंगे। यानी जैसे हमने देखा कि इसमें 2 कॉमन था, 2 सेम था, तो आपने 2 को जो है वो यहाँ पर मालूम किया, तो ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए और बी के दरमियान में जो चीज इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? मिलना। ठीक है, तो जो चीज सेम हो रही है, जो चीज एक जैसी है, वो क्या आ जाएगी आपके पास? इंटरसेक्शन। तीसरा ऑपरेशन हमारे पास जो है वो है कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट का साइन कुछ ऐसा होता है, ये इस तरीके का साइन होता है। अब कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये साइन इस पर आ जाएगा, ए पर आ जाएगा। मैंने आप ऐसे निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक चीज आप याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमेशा आपको यूनिवर्सल सेट चाहिए होगा। अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट है तो आप कॉम्प्लीमेंट मालूम कर सकते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने टाइप ऑफ सेट पढ़ाया था कि एक ऐसा सेट कि जिसमें आपके रिस्पेक्टिव सेट्स के तमाम एलिमेंट मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 सेट लिखे हैं ए और बी। अब अगर मैं एक सेट लिखता हूँ उसके ऊपर यू के हिसाब से, और मैं कहता हूँ कि वो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है और
ठीक है। अब ये मेरे पास यूनियन का सेट हो गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप एक कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट में आप हमेशा ये याद रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट में हम बेसिकली यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं जिसका हम कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। यानी अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं ए के एलिमेंट को या ए की एंट्रीज को माइनस करवा दूंगा किसमें से, यूनिवर्सल में से। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट और u माइनस ए बराबर हो गए कॉम्प्लीमेंट किसके, u माइनस ए के बराबर। अब आप इसको कर लें, u की वैल्यूज क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है और डॉट लगा के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये चलिए पूरा लिख देते हैं 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, फिर माइनस की साइन लगाएंगे कि इसमें जो भी चीज़ आप मालूम करेंगे तो उसके लिए ये वाली साइन लिखते हैं। तो हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे माइनस का साइन करेंगे। ए की वैल्यूज कहते हैं 1 2 ठीक है। अब क्या करेंगे आप कि जो कि सिमिलर है ना दोनों में, उसको हम हटा दें, कैंसिल करवा दें। कैसे, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब जो रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग इसके जो यूनिवर्सल में रह जाएंगे उसको हम उठा देंगे। क्या बचेगा आपके पास, 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। क्या किया आपने कि यूनिवर्सल में से आपने माइनस करवा दिया किसको, ए को, और लिखेंगे किसके एलिमेंट, यूनिवर्सल के रह जाने वाले एलिमेंट लिखेंगे। तो यूनिवर्सल में जो रहेंगे वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस भी बेसिकली क्या है, माइनस होता है। डिफरेंस का मतलब होता है यहाँ पर माइनस, और हम दो साइड का डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, यानी डिफरेंस ऑफ टू साइड्स आप मालूम कर सकते हैं। कैसे, अगर मुझे कहा जाए कि भाई मेरे पास दो साइड है ए और बी और आप ए माइनस बी करें। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आप माइनस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, भले आप कॉम्प्लीमेंट पे करें या आप डिफरेंस पे करें, आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस वाले ऑपरेशन में हमेशा जो पहले सेट के एलिमेंट होंगे सिर्फ वो लिखे जाएंगे। भले आप वो आपके पास दो सेट है 3 सेट है, लेकिन जब भी आप दो सेट के दरमियान में डिफरेंस मालूम करें या आप कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, ठीक है, या आगे जाके आप सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करें, हमेशा याद रखेंगे कि जो पहले सिमेट्रिक डिफरेंस को छोड़ दें, कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस भी याद रखेंगे कि हमेशा पहले वाले एलिमेंट के रह जाने वाले आप जो है पहले वाले सेट के रह जाने वाले एलिमेंट जो है वो आप लिखेंगे लास्ट में। कैसे, अगर मुझे कहा जा रहा है कि a माइनस बी करूँ, यानी मैं डिफरेंस मालूम करूँ किसका, a का और b का, a माइनस बी। तो a माइनस बी करने का तरीका क्या होगा, आप a की साइड a के एलिमेंट लिखेंगे जो कि है 1 2 3, फिर माइनस b के एलिमेंट लिखेंगे जो कि यहाँ पे है 2 4 और 5। ठीक है, अब हमें a माइनस बी करना है, तो जो चीज सेम होगी वो कट जाएगी। क्या क्या सेम है यहाँ पर, खाली 2 सेम है बस। ठीक है, और रह जाने वाले एलिमेंट किससे लिखेंगे, क्या a के, क्या a का डिफरेंस मालूम करना b के साथ, तो 1 कॉमा ये आपके पास आ जाएगा a माइनस b, यानी डिफरेंस बिटवीन a एंड b। ठीक है, अगर मुझे कहा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन b एंड a निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं b माइनस a निकालूंगा तो b का सेट पहले आ जाएगा विच इज 2 4 5, फिर माइनस a का आ जाएगा पहले 1 2 3। अब देखिए क्या सेम है, 2 सेम का। अब किसके रह जाने वाले लिखेंगे आप, अब आप b के रह जाने वाले लिखेंगे, यानी 4 5। तो जो भी साइड पहले हुआ था माइनस वाले केस में, उसके बचे हुए एलिमेंट आप लिखेंगे और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो आप नहीं लिखेंगे। भले आपके पास दूसरे जो साइड है उसमें कुछ एलिमेंट बचे हुए हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 1 3 बच रहा है, यहाँ पर 4 5 बच रहा है, लेकिन लिखेंगे किससे, खाली जो पहला सेट होगा उसके बचने वाले एलिमेंट आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने 4 ऑपरेशन बनते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस। अब चलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या चीज है, ठीक है, ये निकालने में ताकि आपको ये वाला समझा सकूं। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली इसको हम इसके लिए जो डिनोशन यूज करते हैं वो इस तरीके से ट्रायंगल के तरीके से बनाते हैं, इसकी डिनोशन होती है। यानी अगर मैं डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स मालूम कर रहा हूं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट मालूम कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं a का सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करूं b के साथ तो उसको ऐसे लिख सकता है। ठीक है, अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस भी बेसिकली एक किस्म का माइनस ही है जो मालूम करते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, हम माइनस में क्या करते थे कि कॉमन वाले को कैंसिल करते थे और पहले वाले सेट के बन जाने वाले एलिमेंट हम लिखते थे। सिमेट्रिक डिफरेंस में ये वाला काम होगा कि जो दोनों में कॉमन नहीं है ना, यानी जो दोनों में सेम नहीं है, आप वो मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पर क्या अगर मैं a सिमेट्रिक डिफरेंस b मालूम करूं, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, तो ये कैसे मालूम करेंगे, a की साइड क्या है, a के एलिमेंट है 1 2 3,
डिफरेंसेस आ जाएगा बी के क्या है 2 4 और 5। तो यहाँ से देखो ये तो कॉमन है इसको डालो, कॉमन जो नहीं है दोनों में, इसके पास 1 3 है, इसके पास 1 3 नहीं है, इसके पास 4 5 है, इसके पास 4 5 है, तो 1 3 4 और 5, यानी ये आपका आ गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में हमेशा एक बात याद रखिए कि वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसमें 1 3 का, इसमें नहीं का, 4 5 का, तो इसमें तो हम दोनों मिलाकर लिखेंगे। इसको लिखने का एक और तरीका ये होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस को मालूम करने का अक्सर आता है टेबल में सवाल कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये भी इसका अक्सर रहेगा। तो इसको कभी कभी रूप में दे देते हैं हमारे पास, तो तब तक हमारे पास आगे हम वर्क करें एक्सरसाइज वहाँ पर कोई सवाल है इसमें भी ग्रुप करने किया जाए, तो ये बेसिकली सिमेट्रिक डिफरेंस को मालूम करने का एक और तरीका होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 5 ऑपरेशन समझ लिए सेट को सॉल्व करने के। जब भी आप सेट करेंगे तो उसमें 5 ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे कुछ नए टाइप्स की तरह हमने उस टाइम पे जब मैंने आपको पिछले लेक्चर अपलोड किया था उसमें 12 टाइप के सेट पढ़ लिए थे। अब हमारे पास मजीद कुछ 4 टाइप के सेट है, उसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। पहला है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर दो सेट का मैं कंपैरिजन करूं तो उस दो सेट में अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो वो कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट। मिसाल के तौर पर अगर मैं ए और बी की बात करूं, अब ए में और बी में यहाँ पर कुछ कॉमन है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ इसकी एंट्री चेंज करूँ। फॉर एग्जांपल ये कि मैंने लिखा है 1 2 3 और इसको मैं कर लूँ फॉर एग्जांपल 4 5 और 6। ठीक है, अब देखिए अब ए और बी बेसिकली आपस में क्या है डिसजॉइंट है, क्योंकि ए में आने वाले इंटीजर है 1 2 3 और बी में आने वाले इंटीजर 4 5 6। यानी डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि नथिंग सेम या कॉमन इन टू सेट, यानी दो सेट में अगर कोई चीज सेम नहीं है, कोई चीज कॉमन नहीं है, तो वो दोनों सेट कहलाएंगे एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग में कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन। यानी ओवरलैपिंग में, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट है जो मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग सेट का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई एलिमेंट यानी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो दोनों सेट में क्या होगा एक जैसा होगा। जैसे आपको याद है मैंने पिछले एंट्री के लिखी थी 1 2 3 और यहाँ पर क्या लिखा था मैंने 2 4 और 5 2 4 और 5। अब जो है वो ए और बी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, अब ए और बी कहलाएंगे एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट। उसकी वजह क्या है कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो उसके पास भी 2 और इसके पास भी 2 है, तो इनके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है कि जो दोनों में क्या है सेम। तो ओवरलैपिंग सेट कब होंगे जब कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए सेम, और डिसजॉइंट कब होंगे जब एक भी एलिमेंट दोनों में सेम है। ठीक है, अब तीसरा आ जाए एग्जॉस्टिव सेट्स। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल ए का सेट लिखा हुआ है आपके पास 1 2 और 3 और बी का सेट आपके पास लिखा हुआ है 4 5 और 6। ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट है क्योंकि हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ये हमारे पास समझने की सिर्फ कंडीशन आ गई। अब एग्जॉस्टिव सेट कब कहलाएंगे, अगर मुझे पहचानने के मेरे जो सेट्स हैं वो एक दूसरे के एग्जॉस्टिव है या नहीं, बेसिकली कंपैरिजन होगा दो सेट का। अब अगर ए और बी एक दूसरे के एग्जॉस्टिव है तो कब होंगे, जब होंगे जब ए और बी का यूनियन निकाला जाए तो वो यूनिवर्सल के बराबर आ जाए। यानी अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा, अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो ए की वैल्यू यहाँ पर है 1 2 3 और यूनियन बी की वैल्यू क्या है 4 5 और 6। यूनियन का मतलब मिलाकर लिख देना सारे एलिमेंट को ऑर्डर में, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ए यूनियन बी मेरे पास क्या आया 1 2 3 4 5 6 आया। और बेसिकली जो मेरे पास यूनियन आया है ए यूनियन बी तो किसके बराबर आया हुआ है, यूनिवर्सल के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास दो सेट का यूनियन यूनिवर्सल के बराबर आ जाए, यहाँ पर अभी कंडीशन लिख लें कि ए यूनियन बी अगर बराबर आ जाए यूनिवर्सल सेट के, तो ऐसे दो सेट हमारे पास क्या कराएंगे एक्सॉस्टिव सेट कराएंगे। ठीक है, और इसकी भी कंडीशन लिख रहे हैं यहाँ पर क्या नाम है डिसजॉइंट सेट की, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है नल,
नल का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों में वही वाली बात कि दोनों में कोई चीज कॉमन ही नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जब सब एक एलिमेंट कॉमन हो, जैसे हमने निकाला था पीछे, तो ए इंटरसेक्शन पे निकालूं तो उसका आंसर नल सेट आया, यानी एम्प्टी सेट आया, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी डिसजॉइंट की। और अगर ए यूनियन भी करूं, यानी ए को बी के साथ कंबाइन करूं और मेरा जो आंसर आए वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बनाए, यानी यूनिवर्सल सेट बनाए, तो मेरे पास क्या कराएंगे, दो सेट एग्जॉस्टिव सेट कराएंगे एक दूसरे के। अब आपने जो हमारे पास ट्राई किया उसकी है सेल्स की, तो सेल्स समझ लेते हैं कि सेल्स क्या चीज है। इसको आप एकदम स्क्रीनशॉट ले लें इसका, उसके बाद मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं सेल्स की तरफ। क्या सेल्स क्या है, देखिए सेल्स के लिए ना दोनों शर्तें पूरी होना जरूरी है। पहली कंडीशन सेल्स की होती है कि मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो नल आया आंसर, और अगली कंडीशन ये होती है कि ए यूनियन बी निकालूं तो यूनिवर्सल आया, यानी सेल्स कब होंगे। अच्छा, सेल्स बेसिकली क्या है, सब सेट्स है किसी यूनिवर्सल सेट के, यूनिवर्सल सेट के ऐसे टुकड़े कि जो आपस में डिसजॉइंट भी है, यानी उनमें कोई चीज सेम भी नहीं है, लेकिन जब मैं उनको मिलाऊं तो वो क्या बन जाए, हमारे पास यूनिवर्सल भी बन जाए। अब ये कैसे कि भाई उनमें कोई सेम नहीं है और फिर वो मिला करके क्या बना रहे हैं, यूनिवर्सल बना रहे हैं। ये वाली कंडीशन किसकी, सेम नहीं है डिसजॉइंट की। ये वाली कंडीशन किसकी, एग्जॉस्टिव, मतलब जब ए यूनियन बी होगा तो क्या बनाएगा, यूनिवर्सल। अब ये कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ए का सेट है और वो है प्रॉपर ऑड नंबर का 1 3 5 7 9, और बी का सेट है वो है प्रॉपर इवन नंबर का 2 4 6 8 और 10, और यूनिवर्सल का सेट है जो कि है 1 2 3 और सो ऑन, कहां तक जा रहे हैं, ठीक है। अब देखें अगर ये ए और बी, ये दोनों सेट अगर इन दोनों कंडीशन को पूरे कर गए, इसका मतलब ये है कि ये सेल्स है। पहले तो ये बात कर ले, कंफर्म कर ले कि ए और बी क्या यूनिवर्सल के सबसेट्स है या नहीं है। देखिए 1 3 5 7 9 इसमें आने वाले एलिमेंट यू में आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि यू का सबसेट क्या है, ए है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है किसका, यू का। उसके बाद बी देखें 2 4 6 8 10, इसके अंदर एक है क्योंकि 1 से लेकर 10 तक 2 4 6 8 10 में आएगा, इसका मतलब बी जो है वो भी सबसेट है यूनिवर्सल का। पहले आपको इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो फिर ये दो कंडीशन की तरफ जाएंगे, ठीक है, सेल्स को पहचान लेंगे। अब आ जाए इस वाली कंडीशन पे, क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, देखिए इसके पास 1 3 5 7 10 है, इसके पास 2 4 6 8 10 है, इसका मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारी ये वाली कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है। हमें पता है कि अगर हम ए से बी निकालें और उसमें कुछ कॉमन ना आए तो ये हमारी सेल्स की पहली कंडीशन है। अब देखिए ए यूनियन बी अगर मैं निकालूं तो क्या यूनिवर्सल बनेगा, देखो 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10, तो हम निकाल के देखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा, आप मिलाकर लिख देंगे ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ए यूनियन बी का आंसर जब आप निकालेंगे ए यूनियन बी तो किसके बराबर आ जाएगा, यूनिवर्सल के, इसका मतलब ये वाली कंडीशन को फुलफिल करना है। तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर सेल्स, यानी ए और बी जो है वो क्या है, सेल है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक हमने कुछ ऑपरेशंस पढ़े और कुछ हमने मजीद कुछ सम मोर टाइप्स पढ़े इसकी सेट्स की। अब हम पढ़ते हैं अपने 17.2 के पहले क्वेश्चन की तरफ। जी, तो हमारा जो पहला सवाल है एक्सरसाइज 17.2 का, वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। मैंने आपको ये अभी इसी के पीछे जो हमने 10-12 मिनट की वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको समझाया है कि डिसजॉइंट क्या है, ओवरलैपिंग क्या है, एग्जॉस्टिव क्या है और सेल्स क्या है। तो अब हमें ये कुछ सेट्स दिए हुए हैं और फिर हमसे पूछा गया है कि बताएं कि इनमें से ये जो सेट्स है आया कि ये डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, एग्जॉस्टिव है या फिर सेल्स है। तो देखते हैं। पहला देखिए 1 2 3 5 7 एंड 4 6 8 9 10। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये डिसजॉइंट है या नहीं है, ठीक है। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या मैंने आपको बताया था, डिसजॉइंट की कंडीशन क्या थी हमारे पास। डिसजॉइंट की जो हमारे पास कंडीशन थी वो ये थी कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए नल सेट, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को इंटरसेक्ट करवाऊंगा तो क्या इसका आंसर नल सेट आएगा, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर है आपके पास 1 2 3 5 7, यहाँ पर आपके पास है 4 6 8 9 10। तो इसका मतलब ये वाला जो सेट है हमारा वो क्या होगा, हमारे पास डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक है, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट है। अच्छा, ये ओवरलैपिंग तो हो ही नहीं सकता, जाहिर है कि अगर ये डिसजॉइंट है तो ये ओवरलैपिंग नहीं हो सकता। एग्जॉस्टिव और सेल्स क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल नहीं है। एग्जॉस्टिव और सेल्स दोनों के केस में क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये खाली क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है।
अब हमारे पास अगला देखें 1 2 3 6 एंड 1 2 4 8, तो क्या ये डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट की कंडीशन क्या है कि अगर हम इन दोनों में कॉमन तलाश करें तो इसका कॉमन कहना चाहिए एम्प्टी, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें तो 2 कॉमन है, यानी इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है। इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है, बल्कि क्या होगा, ये आपके पास होगा ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा ये। भाई डिसजॉइंट तो नहीं हो सकता ना। डिसजॉइंट क्यों नहीं हो सकता, उसकी वजह ही मैंने आपको बता दी। डिसजॉइंट के लिए तो जरूरी ही है कि भाई कुछ कॉमन ना हो। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन है, मैंने भी आपको पीछे ही बताया कि अगर एक भी एलिमेंट कॉमन होगा तो फिर वो सेट आपके पास क्या कहलाएंगे? ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। अब आपके पास तीसरा है ई एंड ओ। यहाँ पर ई का मतलब है इवन, ये ई का मतलब है इवन। ये मैंने आपको सेट के इंट्रोडक्शन में बताया था कि ई जो है, कैपिटल ई वो इवन के लिए शो किया जाता है और कैपिटल ओ जो है वो ऑड के लिए शो किया जाता है। तो ई एंड ओ का मतलब ये है कि ई और ओ का यूनियन है ये, ठीक है। इवन और ऑड का अगर मैं यूनियन निकालूं तो क्या यूनिवर्सल के बराबर आएगा? और यहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सल किसको कहा है? इन्होंने यूनिवर्सल का सेट लिख कर नहीं दिया, बल्कि आपको कह दिया कि भाई जो यूनिवर्सल है वो जेड के बराबर है। और जेड का मतलब क्या होता है हमारे पास? इंटीजर, ठीक है। तो अगर मैं इवन के तमाम एलिमेंट को और ऑड के तमाम एलिमेंट को कंबाइन कर दूं यानी यूनाइट कर दूं तो क्या वो यूनिवर्सल बनाएंगे यानी इंटीजर बनाएंगे? तो बिल्कुल सही है। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं कि इसमें सर इवन तो पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं, मतलब पॉजिटिव इवन अलग होते हैं, नेगेटिव इवन अलग होते हैं, ऐसे ही पॉजिटिव ऑड और नेगेटिव ऑड अलग होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अगर इवन ऑड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये इवन पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ई पर इन्होंने कोई साइन नहीं लगाया ना प्लस का ना माइनस का। ऐसे ही जब जेड पर देखें कोई साइन नहीं है तो हम तो ऐसे फिर जेड की भी टाइप करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो जेड पर अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों शामिल है, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शामिल है, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शामिल है। तो जरा देखें, अगर हम z की बात करें तो यहाँ पर जो z का सेट बनेगा आपके पास वो बनेगा z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड कंटिन्यू चलेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि इंटीजर ज़ाहिर है कि नंबर्स है और नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट बनेगा। 0 भी आएगा, प्लस वाले नंबर भी आएंगे और माइनस वाले भी आएंगे इंटीजर में। और इंटीजर ही हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल का सेट है, ठीक है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ई और ओ को यानी इवन के सेट को, इवन का सेट क्या है यहाँ पर? जाहिर है 0 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 4 होगा, प्लस माइनस 6 होगा एंड सो ऑन होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो ऑड है वो क्या है यहाँ पर? 1 होगा प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस 3, फिर प्लस माइनस 5 और सो ऑन, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कि अगर हम इवन और ऑड का यूनियन निकालें, इवन और ऑड, एंड का मतलब ये जो एंड लगा हुआ है बीच में इसका मतलब है यूनियन। अगर मैं इवन और ऑड का यूनियन निकालूं, ई यूनियन ओ, तो क्या ये यूनिवर्सल के बराबर आएगा? तो देखें 0 आ जाएगा, ज़ाहिर है कि 0 है, फिर प्लस माइनस 1 क्योंकि यूनिवर्सल में आप ऑर्डर में कंबाइन करते हैं, फिर प्लस माइनस 2, फिर प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखिए ये बेसिकली किसके बराबर है? यूनिवर्सल के बराबर है, ठीक है। तो उसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो इन दोनों का यूनियन आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? एक्चुअल में z के बराबर आ रहा है। और ये किसकी कंडीशन थी, यानी ऐसा किसके मामले में होता है? देखिए डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग में तो यूनिवर्सल का काम ही कोई नहीं है, खाली एग्जॉस्टिव में है और सेल में। सेल की दो कंडीशन है, पहली कंडीशन डिसजॉइंट वाली है और अगली कंडीशन किसकी है? एग्जॉस्टिव वाली। एग्जॉस्टिव कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो यूनिवर्सल के बराबर, यानी अगर मैं दो सेट का यूनियन निकालूं तो किसके बराबर आना चाहिए? यूनिवर्सल के। तो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा कि हमने इवन ऑड का जब यूनियन निकाला तो किसके बराबर आया? यूनिवर्सल के। इसका मतलब ये वाला जो आपके पास तीसरे वाले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास? वो आएगा एग्जॉस्टिव सेट, ठीक है। तीसरे वाले का जो आंसर है हमारे पास वो क्या है? एग्जॉस्टिव है। यानी यहाँ पर ये जो ई और ओ है वो एक दूसरे के क्या है? एग्जॉस्टिव है, दे आर एग्जॉस्टिव सेट्स, ठीक है। अब है हमारे पास n एंड w, यानी n का मतलब क्या है? यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि n का मतलब होता है नेचुरल और w का मतलब होता है यहाँ पर होल, ठीक है। व्हेन u इज इक्वल टू, अब u पर यहाँ पर सेट बिल्डर में दिया हुआ तो पहले हम इसको टेबलर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। x सच दैट x बिलोंग करेगा किससे? इंटीजर से। पहली कंडीशन क्या है कि x को क्या होना चाहिए? इंटीजर, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि x हमारे पास क्या है? इंटीजर है। एंड
एक्स को क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक्स आना चाहिए था, एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, 10 के। ठीक है, 10 के ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होगा कि 11 आएगा। अच्छा ये 10 नहीं है बल्कि ये किताब में लिखा हुआ है 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 0 से ग्रेटर और इक्वल। अब यहाँ पर तो खाली 0 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमने जो हमारे पास पुराना एडिशन आया था उसमें 0 था और जो नया एडिशन आया है उसमें यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। तो अगर ये 0 हो तो करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, और अगर ये 10 हो तो करके देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। एन एंड डब्ल्यू यानी नेचुरल और होल को जब मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास क्या बने, इंटीजर बने, और इंटीजर भी किस फॉर्म में कि वो उसमें खाली क्या आना चाहिए, बस 0 होना चाहिए, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर है और इक्वल टू है। ठीक है, यानी उसमें ग्रेटर भी और इक्वल भी है, बल्कि ग्रेटर का भी कंडीशन है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि 0 के बाद जो है वो 1 2 3 और सो ऑन एंड सो फोर्थ आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि यूनिवर्सल का सेट, क्योंकि देखें ना खाली इक्वल नहीं है बल्कि ग्रेटर भी है, मतलब 0 भी होगा उसमें, 0 भी शामिल होगा और 0 से बड़े वाले भी होंगे, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल का है। अब जरा n को और w को कंबाइन करें। n क्या होता है हमारे पास, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 कंटिन्यू चलेगा, इनफाइनाइट होगा। होल क्या होगा हमारे पास, 0 1 2 3 और वो भी क्या होगा, कंटिन्यू चलेगा। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं n और w को, यानी n यूनियन w में निकाल दूं, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 और सो ऑन सो फोर्थ। तो ये बेसिकली किसके बराबर आ गया, n यूनियन w हमारे पास बराबर आ गया यूनिवर्सल के। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो इस वाले केस में इन दोनों का कम्बिनेशन आया वो किसके बराबर आया, हमारे पास यूनिवर्सल के बराबर आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे पास अगर इसका यूनियन यूनिवर्सल के बराबर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, एग्जॉस्टिव बन जाएगा। लेकिन इसमें एक और शर्त भी है, वो क्या कि अगर इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, यानी ये दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल करे। एक तो पहली कंडीशन ये वाली और दूसरी कंडीशन ये वाली। ठीक है, पहली कंडीशन कौन सी है कि इन दोनों में कोई चीज़ सेम ना हो, दूसरी कंडीशन इन दोनों का यूनियन निकाला तो यूनिवर्सल के बराबर। अगर ऐसा किसी केस में हो जाए तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास सेल्स कहलाता है, यानी सेल्स जो है वो एग्जॉस्टिव और डिसजॉइंट दोनों की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो देखिए इसमें कहीं कुछ कॉमन तो नहीं है, क्योंकि अगर इसमें कॉमन नहीं होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, सेल्स बन जाएगा, फिर ये एग्जॉस्टिव नहीं होगा। देखिए यहाँ पर है 1 2 3 और यहाँ पर क्या है 0 1 2 3। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कॉमन है 1 2 3 तो कॉमन ही है ना भाई। इसका मतलब ये हो गया कि ये बेसिकली खाली एग्जॉस्टिव है, ये सेल्स नहीं है। ये आपके पास क्या है, एग्जॉस्टिव है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जॉस्टिव। सेल कब होगा, जब इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर इसमें कॉमन है, तो इसका मतलब ये खाली एग्जॉस्टिव है। इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा, हमारे पास यूनिवर्सल बन जाएगा। अब आखिरी Q एंड Q डैश। Q क्या होता है हमारे पास, Q के बारे में बता चुका हूं कि Q होता है हमारे पास रैशनल, और Q डैश क्या होता है हमारे पास, ये होता है इर्रेशनल। अगेन इन दोनों के दरमियान में एंड लगा हुआ है, इसका मतलब कि हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है Q यूनियन Q डैश मालूम करना है। ठीक है, और Q यूनियन Q डैश जो है उसका आंसर हमारे पास क्या आए, यूनिवर्सल के बराबर आए। और यूनिवर्सल बराबर खुद किसके है, R के। R का मतलब क्या होता है, रियल। तो ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, जब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया है अपना, तो उसमें ही बता दिया कि भाई रियल जो है वो बेसिकली ग्रेटेस्ट सेट है, और रियल जो है, रियल नंबर का जो सेट है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद जो ग्रेटेस्ट सेट है वो रियल नंबर का है, और रियल नंबर बेसिकली यूनियन है किसका, रैशनल का और इर्रेशनल का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कौन सी वाली, ये वाली। A यूनियन B अगर मैं निकालूं, यानी अगर मैं Q यूनियन Q डैश निकालूं तो वो एक्चुअल में मेरे पास क्या बनाएगा, यूनिवर्सल बनाएगा। और यूनिवर्सल यहाँ पर किसके बराबर है, R के बराबर है, मतलब ये बनाएगा। ठीक है, बट इसमें एक और कंडीशन भी है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी बात यह है कि इसमें जब आप रैशनल और इर्रेशनल का कॉमन तलाश करेंगे, यानी Q का इंटरसेक्शन Q डैश से तलाश करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। रैशनल बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और इर्रेशनल बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। मैंने आपको बताया था, समझाया था कि रैशनल्स की क्या कंडीशन है, इर्रेशनल की क्या कंडीशन है। तो इसमें दोनों ही कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी। यानी यूनियन करने पर ये आपको यूनिवर्सल देगा और इंटरसेक्शन करने पर ये आपको एम्प्टी देगा। तो अगर ऐसा कोई सेट हो, ऐसे कोई सेट हो कि जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करे, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास सेल्स कहलाता है। इसका मतलब ये जो आखिरी हमारे पास ये क्या है, सेल है। ठीक है, ये हमारे पास सेल्स है। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 3 और जितना भी हम कवर कर सकते हैं वहाँ पर हम फिर इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।